और अब खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बताएं। उत्तराखंड विधानसभा के जो कर्मचारी हैं वो बर्खास्त होंगे। दरअसल सचिवालय के 228 कर्मचारी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पीकर के फैसले को सही ठहराया है और हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है और पूर्व में एकल पीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को आज खंडपीठ में चुनौती दी गई और खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है और विधानसभा सचिवालय की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति काम चलाऊ व्यवस्था के लिए की गई थी। शर्तों के मुताबिक बिना किसी कारण व नोटिस के इनकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। इनकी नियुक्तियां विधानसभा सेवा नियमावली के विरुद्ध जाकर की गई। सिंगल जज ने टर्मिनेशन के अगली तारीख तक रोक लगाई थी। अगली तारीख 19 को है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपील फाइल की थी, अपील पर बहस हुई तो सिंगल जज ने कहा कि वही टर्मिनेशन का जो ऑर्डर है उसको स्टे नहीं किया जाता है। ये कह के उन्होंने टर्मिनेशन जो ऑर्डर स्टे हुआ था सिंगल बेंच का, वो ऑर्डर उन्होंने वेकेट कर दिया कि जो लोग आर्टिकल 14 का बहाना लेके यहाँ पे आ रहे हैं वो खुद आर्टिकल 14 उन्होंने कंप्लाई नहीं किया। और विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने एसआईटी गठन कर विधानसभा से 228 पद निरस्त कर दिए थे, जिसके बाद नौकरी से निकाले गए लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट जाने का फैसला किया। हाईकोर्ट के संज्ञान में ये मामला आया तो न्यायालय ने इन सभी 228 पदों पर एक बार फिर से नियुक्ति देने का फैसला सुनाया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सिंगल बेंच से हटके इस मामले को डबल बेंच कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। यहां विधानसभा अध्यक्ष के पहले फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी साफ तौर पे कहा कि नियुक्तियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो नियमों के खिलाफ होंगी और यदि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी करते हैं तो भी सरकार का यह फैसला अटल रहने वाला है। डबल बेंच ने उस स्टे को वेकेट किया है। मैं मानती हूँ ये न्याय की जीत है। मेरा निर्णय विधानसभा के हित में था, वह सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए था। जैसे कि आपको याद है, मैंने कहा था कि मुझे कितने भी कठोर निर्णय युवाओं के हित में लेने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हम माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में गए, वह आशा के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला लिया और सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा सचिवालय में बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी को सही ठहराया। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की गई 228 कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई को आधी अधूरी बताया। साथ ही कहा कि राज्य की पहली विधानसभा से जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस कार्रवाई से जिन नेताओं ने अपने परिजनों की नौकरी लगवाई उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वे सदस्य महोदय, मेयर महोदय, आरएसएस के बड़े अधिकारी जन और मुख्यमंत्री के पीआरओ जिनने अपने परिजनों की नौकरी लगाई है, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे या माफ़ी मांगेंगे? क्या गोविंद सिंह कुंजवाल जैसा बड़ा हृदय दिखा सकते हैं जो सार्वजनिक रूप से आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं कि मैंने गलती की और उसकी मैं सज़ा भुगत रहा हूँ? क्या ये साहस आरएसएस के लोग, क्या ये साहस बीजेपी के ये बड़े लोग दिखा सकेंगे? राज्यसभा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में सशक्त उत्तराखंड एक्ट 25 जो है चिंतन शिविर में प्रतिभाग किया और इस अवसर पे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत के अलावा कई दिग्गज यहां पे मौजूद रहे। और चिंतन शिविर के तीसरे दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेती और बागवानी को बंदर काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे अधिकांश लोग खेती बागवानी में कम रुचि ले रहे हैं। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन भी हो रहा है। इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए संबंधित विभागों को भी वन विभाग के साथ साथ समन्वय बना के काम करना होगा। सीएम ने कहा कि वन विभाग, कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन कर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। मसूरी में चिंतन के तीसरे दिन विभागों ने भविष्य के रोडमैप को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। वन विभाग ने बताया कि प्रदेश में
प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 नए डेस्टिनेशन अगले 5 वर्षों में चयनित एवं विकसित किए जाएंगे। आयुष विभाग ने बताया कि उत्तराखंड को आयुष और योग का हब बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में उत्तराखंड सरकार के चिंतन शिविर के अंतिम दिन की शुरुआत योग शिविर से हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मुख्य सचिव एस संधू और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने योग किया। अकादमी के कालिंदी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिक्षकों के द्वारा सभी को योग के विभिन्न आसन कराए गए। मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने योग के आसन का अभ्यास किया। वहीं योग क्लास से पहले मुख्यमंत्री सुबह लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए थे। और खबर देहरादून से है, जहां आयकर विभाग ने छापेमारी की है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। ऋषिकेश, दिल्ली और सहारनपुर में भी आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। प्रॉपर्टी डीलर के 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पे आईटी ने रेड की है। आयकर विभाग की रेड से प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आयकर विभाग की कार्रवाई से उद्योगपतियों की नींद उड़ गई है, जिन्होंने गलत काम कर रखे हैं। मित्तल और भूमाफिया मितिन गुप्ता के ठिकानों पर और घरों पे यह छापा मारा गया। देहरादून में आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में छापेमारी की गई। तो विभागीय अधिकारियों ने छापे के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कई बड़ी शिकायतें घपलेबाजी की मिली थी, टैक्स चोरी की मिली थी, जिसके बाद यहां छापा मारा गया। राजधानी देहरादून ऋषिकेश में कई नामी प्रॉपर्टी डीलरों और बिल्डरों के यहाँ आयकर विभाग की अलग अलग टीमों ने रेड की कार्रवाई शुरू कर दी है। और हमारी जानकारी ये है कि ये आयकर विभाग की प्रवर्तन विभाग की टीमें हैं जो प्रवर्तन विंग को देखती हैं। इस वक्त मैं देहरादून के एमजे होटल के बाहर हूँ और ये एमजे होटल मंजीत जौहर का बताया जाता है। मंजीत जौहर के ऋषिकेश की संपत्तियों पर भी इस वक्त जाँच की कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की जा रही है। और होटल में इस वक्त पुलिस रिसेप्शन पर मौजूद है, जो कानून व्यवस्था के मद्देनजर तैनात की गई है। अगर पूरी कार्रवाई की बात करें तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग की टीमों ने देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली और सहारनपुर में कार्रवाई की है। आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मटपाल और डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है। राज लुम्बा, जो मंजीत जौहर के पार्टनर भी बताए जाते हैं, उनके साथ ही मेहता ब्रदर्स, एक भाटिया ब्रदर्स, नवीन कुमार मित्तल जैसे नामों की भी चर्चाएं हैं। इसके अलावा एक गुप्ता ब्रदर्स की भी चर्चाएं हैं, जहां पर इनकम टैक्स की टीमें रेड की कार्रवाई कर रही हैं। देहरादून में भी इन लोगों के कई होटल व बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं। इससे पहले कैनाल रोड पर भी इनकी एक बड़ी जमीन पर विवाद हुआ था, जिस पर एमडीडी और सरकार ने रोक लगाई थी। बहरहाल ये कार्रवाई देर शाम तक जारी रहने की उम्मीद है। इसके बाद ही और फाइन डिटेल सामने आ सकेंगी। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। कोड लागू किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि शुरुआत में 7 मदरसों को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पे चलाया जाएगा और इन मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। पहले चरण में देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के 2-2 मदरसों और नैनीताल जिले के 1 मदरसे को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पे चलाने के लिए चुना गया है। इसके बाद इस व्यवस्था को अन्य मदरसों पर भी लागू किया जाएगा। 103 अपने मदरसे हैं और उन 103 मदरसों में से हमने लगभग 7 मदरसों में तय किया है कि हम उनको मॉडर्न मदरसे के रूप में स्थापित करेंगे, जिनके अंदर प्रॉपर ड्रेस कोड लागू करेंगे। और उसके बाद वो मॉडर्न मदरसे होंगे, वो मॉडर्न मदरसे होंगे और उन मॉडर्न मदरसे की तालीम भी मॉडर्न होगी। हमने कहा है कि फजर की नमाज के बाद से 8 बजे तक सामान्य मदरसे की तरह चलेंगे, 8 बजे से 2 बजे तक वो सामान्य स्कूल की तरह चलेंगे, जिसके अंदर एनसीईआरटी की बुक्स को लागू किया जाएगा, जहां उत्तराखंड बोर्ड में उन्हें रजिस्टर्ड कराया जाएगा। और बहुत ईमानदारी के साथ सामान्य बच्चे भी, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग समाजों के बच्चे भी उस मदरसे के स्कूल में एडमिशन ले सकते। और राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर गठित कमेटी ने अल्मोड़ा के विकास भवन में नागरिकों के साथ बैठक की, जिसमें विशेषज्ञ समिति की तरफ से उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव
और मौजूद रहे और बैठक में अल्मोड़ा के स्थानीय लोगों के साथ साथ कई संगठनों और स्थानीय लोगों ने एक्ट निर्माण को लेकर अपनी राय दी। विषय ऐसा है, व्यक्तिगत नागरिकों को नियंत्रित करने वाले कानून हर व्यक्ति को, हर परिवार को कहीं न कहीं स्पर्श करता है। इसलिए समिति ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के हर कोने में जाकर लोगों के विचार आमंत्रित किए जाएं। इसी कड़ी में समिति के सदस्य अल्मोड़ा में आए हुए हैं। आप लोगों को ये भी बता दें कि लिखित रूप में सभी लोगों के सुझाव मांगे गए थे। हजारों की संख्या में, बल्कि मैं 2.25 लाख से अधिक कागज तो हम लोग गिनती कर चुके हैं। इतने कागज हमारे ऑफिस में आ चुके हैं। तो समिति सभी लोगों के विचार जान रही है। विचार जानने के बाद उस पर मंथन करेगी और तत्पश्चात ही अपनी संस्तुतियां सरकार को पेश करेगी। और केदार भंडारी गुमशुदगी मामले की जांच एक बार फिर शुरू कर दी गई है। गढ़वाल डीआईजी केएस नड्डा ने इसकी जांच सौंपी है। हालांकि जांच दोबारा शुरू होने के बाद भी अभी तक इस मामले में कुछ निकलकर सामने नहीं आया, जिससे परिजनों में गुस्सा है। नाराज परिवार वालों ने गुरुवार को देहरादून के गांधी पार्क में धरना दिया और केदार भंडारी के परिजनों के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना देते हुए सरकार के लापता केदार भंडारी को तलाशने की मांग की है सरकार से। और करण महारा ने राज्य में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी को पद से हटाने की मांग की है। इन महीने 2 दिन हो गए, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बोला उस दिन, बोला 22 को, उन्होंने 1-2 दिन रुक जाओ, 1-2 दिन में पानी कम हो जाएगी, बॉडी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये बोला आज 3 महीने 2 दिन अभी तक कुछ नहीं बोल रहे, इसमें कुछ नहीं बोल रहे। जो बच्चे बोलने वाले थे वो सपोर्ट भी मिटा दिया उन्होंने। वो लेटर दिया पुलिस, ये उसको कहीं पुलिस ने उसको मार के डाल दिया होगा, कहीं गड्ढे में डाल दिया होगा, या कहीं उनको कहीं किसी होटल पे भी बेच दिया होगा, यही लग रहा हो। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ कर दिया। हम चाहते हैं केदार भंडारी जी को न्याय मिले, उनके माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए। और जब मैं पीसीसी पहुंचा तो पता चला कि केदार भंडारी जी के माता पिता दोनों धरने में बैठे हुए हैं और पुलिस उनको उठाने की कोशिश कर रही। जैसे मुझे सूचना मिली, मैं अपने जो साथी पीसीसी में थे उनको लेके यहाँ आया और पुलिस को हमने कहा कि भाई शांतिप्रिय ढंग से वो बैठे हैं, अपने बेटे के लिए वो मांग कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। इसमें क्या गलत कर रहे हैं? कोई ना तो वो कोई तोड़फोड़ कर रहे हैं, ना ही कोई उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्यों उनको उठा रहे हैं? जितनी तत्परता पुलिस इस समय इनके माँ बाप को उठाने के लिए करी, गरीब कमज़ोर लोगों को, उतनी तत्परता अगर वो दिखाते तो अंकिता को न्याय मिलता, उतनी तत्परता दिखाते तो केदार के संग इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। क्या इस राज्य में चल रहा है? धामी जी को सख्त कदम उठाने चाहिए और डीजीपी को हटाकर कानून व्यवस्था को ठीक करने की ओर को एक कदम उठाना। और देहरादून में डीएवी पीजी कॉलेज के शिक्षकों की नेतागिरी पर प्राचार्य ने रोक लगा दी है। कांग्रेस, बीजेपी, एबीवीपी जैसे संगठनों और धार्मिक संगठनों से जुड़े शिक्षकों को 26 नवंबर तक इस्तीफा देना होगा। साथ ही कॉलेज में यह घोषणा पत्र जमा कराना होगा कि वो किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संगठन से नहीं जुड़े हैं। प्रदेश की मुख्य धारा की राजनीति हो या छात्र राजनीति, डीएवी कॉलेज की सहभागिता दोनों में रहती है। एक तरफ जहां कॉलेज के पास आउट छात्रों ने मुख्य धारा तक की मौजूदगी में नए आयाम छुए, तो वहीं कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने विधानसभा तक के चुनाव लड़े हैं। कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र भसीन खुद बीजेपी में पदाधिकारी रह चुके हैं और डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि इस आदेश के बाद अगर कोई भी शिक्षक किसी संगठन में सक्रिय पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए हैं वो वर्ड कि उनको भड़का रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा है, ना मैं ऐसा कहूँगा किसी बारे में भी। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा कि कोई टीचर हमें भड़का रहे है तो मैं कहूँगा। जब मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि वो भड़का रहे हैं, सुनी सुनाई बात पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने सिर्फ इतना उनसे जरूर बोला है कि जो लेटर इशू किया गया है वो प्रबंध तंत्र की सहमति से किया गया है, उनके आदेश से किया गया है, इसका सबको पालन करना है। तो और खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार केवल जनता को बहकाने का काम कर रही है, इस बात का जिक्र किया। एक सीएम एसएलपी दाखिल करता है, नए मुख्यमंत्री एसएलपी वापस लेते हैं। करण महारा ने कहा कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। यूके एसएससी भर्ती घोटाले में कई गिरफ्तारी हुई, लेकिन आरोपियों को जमानत मिल रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया।
और पौड़ी के निसड़ी गांव में मासूम पे हमला कर उसे मौत के घाट उतारने वाले गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम गुलदार को लेकर पौड़ी रेंज नागदेव कार्यालय पहुंची, जहां गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया। गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी रेंज के अंतर्गत पाबो ब्लॉक के निसड़ी गांव में बीते मंगलवार की शाम को गुलदार ने रविंद्र सिंह के 5 साल के बेटे पीयूष पे हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। और आसपास के क्षेत्रों में गुलदार को लेकर लोगों में काफी दहशत थी। अरे पूरी रात भर चौकसी करता रहा। वो 2-3 बार आया, एक बार 12 बजे आया, एक बार 2:30 बजे आया, उसके बाद जो है 5 बजे बाद जो है पिंजरे के बाहर में रहा हो। ठीक 6:15 या 6 बजे के करीब वो पिंजरे के अंदर घुसा। उसके बाद तत्काल हमने उसको रेस्क्यू करके रेंज ऑफिस में लिया। अब इसका स्वास्थ्य परीक्षण हो गया और उच्च स्तर से जो भी निर्देश होंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूरा और लक्सर कोतवाली पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की कई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बता दें कि लक्सर क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। और इसी अभियान के तहत लक्सर कोतवाली पुलिस टीम ने गुरुवार को तलाशी के दौरान सुल्तानपुर गांव स्थित बेगम पुल के पास से 3 चोरों को पकड़ा और इनके पास से चोरी की कई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। इन्होंने पिछले कई दिनों में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया था। और किसानों की समस्या और संगठन के विस्तार को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट की तरफ से रुड़की के रामपुर चुंगी पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर संजीव तोमर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन संगठित होने का नाम है और भारतीय किसान यूनियन तोमर किसान हितों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करती है। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि आगामी 26 तारीख को देहरादून में संगठन किसान महापंचायत करेगा, जो किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन तोमर का यहाँ रुड़की में एक सभा रखी गई है और यहाँ पर सबसे पहले तो हम ऐलान किया गया है कि 26 तारीख में देहरादून परेड ग्राउंड में हमारी महापंचायत है। किसानों की समस्याओं को लेकर के वहाँ सभी के लिए संबोधित किया गया है और जो हमारे तालिब भाई हैं उन्हें संगठन में राष्ट्रीय सचिव की आज जिम्मेदारी दी जा रही है। आज यही कारण रहा कि हम रुड़की में आए और सभी यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, लगभग सैकड़ों से ऊपर यहाँ संगठन की भारतीय किसान तोमर की सदस्यता उन्हें दिलाई गई है और सभी से आह्वान भी किया गया 26 तारीख में दल बल के साथ देहरादून पहुंचे। और उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ और अन्य परिवहन से जुड़े संघों ने 25 नवंबर को प्रदेश में कंप्यूटर फिटनेस टेस्ट अनिवार्य किए जाने के विरोध में सचिव और आयुक्त परिवहन का उनके कार्यालय में घेराव करने का ऐलान किया है। और उनका कहना है कि हमारी जितने भी उत्तराखंड में यूनियन है, ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन, ऑटो रिक्शा, बस यूनियन, सिटी बस यूनियन और टैक्सी मैक्सी जीप, जितने भी यूनियन है, कल हमारा सारा सबका एक पूरा सबका एक साथ जो है हमारा कल परिवहन मुख्यालय में एक घेराव है। परिवहन सचिव का कल हम घेराव करेंगे देहरादून में, डोईवाला में और एक रुद्रपुर में। वो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है और इन्होंने हमें उस दिन 11 तारीख से आदेश कर दिए कि गाड़ियों की फिटनेस होगी तो वहीं होगी, अन्यथा होगी नहीं। कि हमारी जितने भी उत्तराखंड में यूनियन है, ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन। और कारगी ग्रांट की मुस्लिम बस्ती के स्थानीय निवासियों द्वारा प्रशासन और भूमाफिया के खिलाफ देहरादून गांधी पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया गया। लोगों का कहना है कि भूमाफिया क्षेत्र की कब्रिस्तान वाली जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को अनदेखा कर रहा है। जो लोग इसके खिलाफ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर भी प्रशासन अपना डंडा चला रहा है। जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं, वहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन जो लोग वहाँ पर हड़पना चाहते हैं, उनका वहाँ पर निजी स्वार्थ है, क्योंकि उन्होंने आगे कहीं ज़मीन ली है और वो ज़बरदस्ती जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारी 5-6 बीघे ज़मीन कब्जाना चाहते हैं, जिससे उन्हें रास्ता मिल जाए। और वो रास्ता जो अगर उन्हें लेना है तो रास्ता वो किसी से भी ले, मगर किसी की निजी संपत्ति नहीं ले सकते हैं। वो हमारा कब्रिस्तान है, हम उस कब्रिस्तान के लिए बहुत टाइम से लड़ाई कर रहे हैं और ये लोग जो हैं ये भूमाफिया हैं। इनकी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों ने इतनी सारी जो ज़मीन खरीदी है उस ज़मीन की भी जांच होनी चाहिए इन लोगों की। ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम के साथ ही लड़ाई है। सचिवालय कॉलोनी के अफसर, सचिवालय के नाम पे कॉलोनी बनाई गई जिसमें सारे पुलिस वाले,
IAS PCS से लेकर के प्रशासन के सारे अधिकारी लोग इसमें शामिल हैं। उनके एक हाउसिंग कॉलोनी बन रही है और इसमें इन्होंने दबंगई से जो कब्रिस्तान है कारगी ग्रांट का उसको कब्जा लिया है, वहाँ से जबरन रास्ता निकाल लिया है। जब हम लोगों ने विरोध किया, यहाँ पे सारे कॉलोनी वालों ने, जो मोहल्ले के लोग हैं, गांव के लोग हैं, इन्होंने विरोध किया तो बाकायदा, क्योंकि उसमें पुलिस प्रशासन के भी लोग शामिल थे, उन्होंने दबंगई से जो है इन लोगों पे लाठीचार्ज कर दिया। इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मजबूरन आज उत्तराखंड क्रांति दल के बैनर तले हमें यहाँ पर ये प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ रहा है और हमारा साफ ऐलान है कि इस तरीके की दबंगई, इस तरीके की गुंडागिर्दी जो हमारे लोक सेवक हैं, जो जन सेवक के आड़ में जो है अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, हमें प्रशासन ने, परसों हम लोग गए थे CO के साहब के पास, तो वहाँ ये कहा गया था कि आप दो ही क्यों, मैं और इस्लाम साहब हम दोनों गए थे, तो उन्होंने हमें जांच के लिए पेपर देखने के लिए बुलाया गया था। तो उन्होंने ये कहा कि आप दो को ही क्यों दिक्कत है, तो इसलिए हमें सारी जनता को सड़कों पे उतरना पड़ा और हमें ये मैसेज देना पड़ा कि हम लोग अपनी जनता, मतलब जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कब्रिस्तान को लेकर के, उसमें मैं अकेली नहीं हूँ या इस्लाम अकेला नहीं है, उसमें पूरी जनता, पूरी कारगी वासी, सारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सभी मुस्लिम समुदाय आगे आ चुका है। जो लोग हमें परेशान कर और अनूठी संस्कृति और परंपराओं के लिए मशहूर आदिवासी क्षेत्र जौनसार बाबर में बूढ़ी दिवाली मनाई गई। बता दें कि दीपावली के 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा है। यहां 5 दिन तक इको फ्रेंडली दिवाली मनाई जाती है। इस उत्सव में पटाखों का शोर या अनावश्यक खर्च नहीं होता। पीपल की लकड़ी की मशाल जला के दिवाली मनाई जाती है। मसूरी के पास कैंपटी बंगलों की कंडी के पास दिवाली का त्यौहार खास अंदाज में मनाया गया। तो जो हमारी, जिसको हिंदू धर्म पूरा मानता है, दीपावली जो है, तो पटाखों का त्यौहार होता है, वो जब रामचंद्र जी अयोध्या आए तो वो मनाना चालू किया गया। लेकिन हमको ऐसा लगता है, मानते हुए लोग, कि हमको ये खबर अयोध्या से पहुँचते पहुँचते महीना लग गया, इसलिए उस उपलक्ष्य में जो है हम 1 महीने बाद ये भगवान का नाम दिया गया। यहाँ टेरी में कोई रहता था, माधु सिंह भंडारी जी, पहलवान, तो राजा शासन में कोई अपराध में पकड़ दिया राजा ने, बंद कर दिया उसी दिवाली पे, जो दिवाली ओरिजिनल है। उसके बाद फिर उसको 1 महीने बाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।